हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो आज हम लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे शेयर स्ट्रेस के बारे में। शेयर स्ट्रेस या इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि ये स्ट्रेस, देखिए शेयर स्ट्रेस आपका क्या होगा। सपोज अगर आपका कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है या किसी भी तरीके का बॉडी है, इस पर आप फोर्स कैसे लगाओगे? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे, आपको पता है। अगर डिफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सो हम टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एफ। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह काम करेगा। सिलेंडर नहीं, आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप क्यूब ले सकते हैं, क्यूबॉइड ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको अगर शेयर स्ट्रेस देखना है तो हमको इसकी किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस में, आप दो ऑपोजिट फेसेस ये भी चुन सकते हैं, ए बी सी डी, राइट, और ई एफ जी एच, ठीक है। तो दो ऑपोजिट फेसेस में आप क्या कर रहे हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या करेगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? ये डिफॉर्मिंग फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं कोई एक एग्जांपल लेके अभी बता रहा हूं। तो देखिए, अगर मैंने इसको लिया, राइट, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इसके अपोजिट फेसेस पे जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अब ये डिफॉर्मेशन होगा क्या? ये डिफॉर्मेशन किस टाइप का होगा? ये डिफॉर्मेशन होगा कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं, ठीक है ना। अब फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं इस एंड को, तो आपको पता है कि ये शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ ये शिफ्ट होगा। और क्योंकि ये फिक्स्ड है तो यहां पर आपका एक रिएक्शन फोर्स अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंगल फोर्स का यूज करके भी आप डिफॉर्म कर सकते हैं बॉडी को। अगर एक तरफ फिक्स कर दीजिए, दूसरी तरफ, राइट, ये हम जानते हैं। तो फिक्स्ड वाला जो ज्वाइंट होता है वो क्या देगा? जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स देगा, ठीक है। तो इसमें इजी हो जाता है, सिर्फ ये वाला शिफ्ट करना पड़ेगा हमको दिखाने के लिए, इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये इस फोर्स का इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं, जो अपोजिट फेस है, जो आमने सामने के जो फेस है इस सिलेंडर के, है ना, सरफेस है, वो क्या होंगे? वो उनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए, अभी अगर मैं पार्टिकल के, मतलब इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को देखूं, जब मैं फोर्स नहीं लगा रहा था तो ये दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल आप बोल सकते हैं, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ? इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ एक रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। और जो इन पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया, वही पूरे फेस, वही किसी भी पार्टिकल के बीच में देख लीजिए, सेम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के, अगर आप ये और ये पार्टिकल को देखना चाहते हैं तो देखिए, अब ये पार्टिकल कहां, कुछ यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सेम रिलेटिव, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑपोजिट फेसेस के बीच में क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन। रिलेटिव पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में रिलेटिव पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? कि डिफॉर्म हो गया, बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो इसलिए जब मैं चेंज
जो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में लेंथ में जो चेंज हो रहा था वो देख रहा था, तो शियर स्ट्रेस में हम कौन सा चेंज देखेंगे, ये रिलेटिव पोजीशन में चेंज, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये वाला डेल्टा एक्स, राइट, इसको देखेंगे। अब अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, ठीक है, तो देखिए शियर स्ट्रेन क्या आएगा, शियर स्ट्रेन आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। इसी तरीके से शियर स्ट्रेन को देखते हैं, ठीक है। और शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस आपका होगा जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से टॉर्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो तब रोटेशनल मोशन में देखते हैं। यहां पर हम जब डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, तब टाउ क्या रिप्रेजेंट करता है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है ये जो फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, तो ये यही फोर्स आपको लेना है, क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही फोर्स हमने ले लिया, और ये हालांकि यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए इसके अगेंस्ट, मतलब ये जो फोर्स आपने लगाया है इसके अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा इनका, ठीक है ना, जो कि इनको वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा सारे पार्टिकल्स को, ठीक है। तो ये फोर्स एक्चुअली रीस्टोरिंग फोर्स होता है, बट अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट हम कह सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। नाउ सी, ये यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर कौन सा एरिया लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां पर फोर्स लग रहा है वही एरिया, राइट। तो ये वाला जो सर्कुलर एरिया है ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो देखिए डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एल जो आया है, इसको मैं टेन थीटा भी लिख सकता हूं, टेन थीटा, ठीक है। एंड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। आपको टेन थीटा का ग्राफ पता है क्या होता है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये -π/2 है। तो टेन थीटा का ग्राफ आपका क्या होता है, टेन थीटा का ग्राफ आपका होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए व्हेन थीटा इज वेरी क्लोज टू 0, है ना, जब थीटा बहुत स्मॉल है, व्हेन थीटा इज वेरी क्लोज टू 0, तो देखिए जो टेन थीटा की वैल्यू है वो हमारी यहां से मिलती है ना, इस y एक्सेस से। तो अगर मैं देखूं तो व्हेन थीटा इज वेरी क्लोज टू 0 देन टेन थीटा इज आल्सो वेरी क्लोज टू 0, तो ये लगभग दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है, लगभग दोनों टेन थीटा और थीटा क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं, अच्छा अब सॉलिड बॉडी की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड बॉडी में जो शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना, सॉलिड के अलावा दोनों में हम शियर स्ट्रेस की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में शियर स्ट्रेस क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, 0, ठीक है। वो अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पहुंचेंगे बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहाँ शियर स्ट्रेस, यहां पर जो शियर स्ट्रेस आएगा, कोई भी सॉलिड बॉडी है तो उसमें बहुत ज्यादा तो ये शियर स्ट्रेन या फिर जो ये डेल्टा एक्स होगा ये बहुत ज्यादा तो आ नहीं जाएगा। अगर सॉलिड बॉडी की बात करें, ये बहुत स्मॉल ही होगा। जब ये बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली थीटा भी स्मॉल ही होगा। तो जनरली जो आपका शियर स्ट्रेन हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा जो हमारा होता है वो होता क्या है, डेल्टा एक्स बाई एल,
तो शियर स्ट्रेन हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और अब यहां पर अगर मैं हुक्स लॉ अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ अगर इसके लिए देखें, हुक्स लॉ अगर इसके लिए मैं अप्लाई करूं तो क्या आएगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जी हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन पे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हमको ये तो क्लियर होना चाहिए यहां से कि जो भी चेंजेस होंगे वो किसमें होंगे, वॉल्यूम में होंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, जब किसी भी बॉडी पर हर तरफ से फोर्स लगाया जाए, ठीक है। किसी बॉडी पर अगर हम हर तरफ से, चारों तरफ से फोर्स लगाना चाहते हैं तो बेटर है कि उस बॉडी को किसी कंटेनर पे रख दें जिसमें कोई भी लिक्विड भरा हो, ठीक है। क्योंकि हमको एटलीस्ट अभी फिलहाल ये तो पता ही है कि अगर पानी के अंदर जाओ तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है चारों तरफ से, ठीक है। तो देखिए एक कुछ ऐसी बॉडी लेते हैं, क्यूबॉइड लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं ये हर सरफेस का, अगर मैं ये देखिए ये एरिया A3 है, ये A2 है, ये A1 है, फ्लोर एंड सीलिंग का, ठीक है ना, फ्लोर और सीलिंग छत का, है ना, ये एरिया A1 है। A2 क्या है, ये साइड वाली जो सरफेसेस है, और A3 क्या है, ये जो पीछे वाली और सामने वाली सरफेसेस है, ठीक है। A3 ये है पीछे वाली और फ्रंट वाली, ठीक है। तो इन दोनों का A3 है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि हर तरफ से प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। इधर भी प्रेशर लग रहा होगा P परपेंडिकुलरली, नीचे से भी P, ठीक है, इधर भी P, ऊपर से भी P, ठीक है, फ्रंट से भी, हर तरफ से प्रेशर इस पर लग रहा होगा P। हाँ, अब यहाँ पर आपको लग सकता है कि हम लोग जैसे जैसे यहाँ पर P लग रहा है तो यहाँ पर भी नीचे फ्लोर पे भी P कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेप्थ ज्यादा होगी फ्लोर वाले सरफेस की, सही है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही फोर्स होगा क्योंकि जो सीलिंग है, जो छत है, ठीक है ना, वो थोड़ा ऊपर है, ठीक है, और इसकी डेप्थ ज्यादा है, तो फ्लूइड में जितना, पानी में जितना भी अंदर जाएंगे उतना ज्यादा क्या होने लगता है, उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर सपोज आप स्विमिंग पूल में बहुत ही ज्यादा अंदर जाएं, ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं कि एक तरह से ये जो हाइट है, मतलब ये जो डेप्थ है ना,
ये डेप्थ आपकी इस डायमेंशन से, इसकी लेंथ से, ठीक है ना, ये जो डेप्थ है, ये अगर इस लेंथ या हाइट समझिए, अगर ये जो डेप्थ है, डेप्थ आपकी बहुत ज्यादा है हाइट से, ठीक है ना, तो यहां पर जो हाइट की वजह से वेरिएशन आएगा, है ना, पी में, ये पी होगा और ये पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है ना, ये पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा पी बहुत ही स्मॉल होगा, डेल्टा पी विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है, डेल्टा पी विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं पी के सामने, ठीक है ना, पी के रेस्पेक्ट में हम डेल्टा पी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा पी इस केस में क्या हो जाएगा, विल बी वेरी स्मॉल देन पी, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी फिलहाल वो कंडीशन मान के कि ये जो है काफी अंदर रखा हुआ है, और तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, बॉडी जो अंदर है उस पर यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से बराबर, राइट। ये डायरेक्शन देखिए, प्रेशर जो है ये फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इस पर जो चारों तरफ से अगर प्रेशर पी लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये PA1 फोर्स, ठीक है, ये फोर्स आपका PA1 हो गया, ठीक है, ये PA2 हो गया, ठीक है, डेल्टा पी नेग्लेक्टेड है, यहाँ पर PA1 आ रहा है, ठीक है, PA2। सो अगर नेट फोर्स मैं देखूं कि पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स F आता है, ठीक है, तो अगर नेट फोर्स F आता है बॉडी पे, नॉट पार्टिकल, ठीक है, नेट फोर्स पार्टिकल पे F लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया हमारा जो स्ट्रेस होगा वो होगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स अपॉन एरिया आप कहीं पर भी निकालेंगे तो वो आता क्या है, प्रेशर, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारे किसके बराबर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कुछ नहीं है, बस क्या है, प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, राइट। इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये किसी भी सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट करता है वो परपेंडिकुलर करता है, ठीक है ना, कभी भी पैरेलल नहीं करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली ही होता है किसी भी सरफेस पे, तो इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ जाता है। अब अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखूं, तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए, अगर ये बॉडी अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर है एक तरह से, ठीक है ना, मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये बॉडी के वॉल्यूम को कम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, माइनस आएगा, तो हम अपने आप ही वो माइनस लिख लेते हैं, राइट। तो इसलिए हम माइनस डेल्टा वी बाई वी, लेकिन जनरली देखिए डेल्टा वी बाई वी ही होगा, बट हमारा चेंज इन वॉल्यूम माइनस में आता है तो हम इसको माइनस पहले ही इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप जनरली माइनस डेल्टा वी बाई वी भी पाएंगे, और कहीं कहीं डेल्टा वी बाई वी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वो एज्यूम कर रहे हैं कि आप जब चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। जब माइनस साइन लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। अब देखिए जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है, ठीक है ना, इसके लिए आप बुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो P आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी,
यहाँ पर जब आप इसको मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पर जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बीटा हमारा क्या होता है, बीटा हमारा होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कि अगर किसी बॉडी में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है टू शेप चेंज, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, है ना, बॉडी में डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा कि बॉडी में चेंज इन वॉल्यूम के अगेंस्ट, मतलब अगर बॉडी को हम हाइड्रोलिक प्रेशर के अंडर रखें, ठीक है ना, अगर बॉडी को हम सबमिट करें हाइड्रोलिक प्रेशर के अंडर, ठीक है ना, हाइड्रोलिक प्रेशर कहीं बॉडी पर अगर हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब किसी बॉडी की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसको मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि वो कितना इसको रेजिस्ट कर पाएगा, इस चेंज इन वॉल्यूम को, कितना प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। तो जो ज्यादा प्रेशर झेल सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, वो हमारा उसका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। राइट, तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरह से रेजिस्टेंस बताता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम। इसलिए हम कंप्रेसिबिलिटी, इसलिए हम अगर किसी, देखिए हमारे पास क्या होता है, अगर हमें देखना है कि कोई बॉडी कितना ज्यादा कंप्रेसिबल है, कोई बॉडी कितना ज्यादा कंप्रेसिबल है, राइट, कोई बॉडी कितना ज्यादा कंप्रेसिबल है, अगर हमको ये देखना है तो हम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो पता चला आपने कह दिया कि वो उतना ज्यादा कंप्रेसिबल है, जबकि है उल्टा, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है, रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिबिलिटी, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी हम अलग से फैक्टर एक डिफाइन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी को आप के से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी होता है इन रिवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट, सो कंप्रेसिबिलिटी हो जाता है रिवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाता है बीटा। राइट, तो यहां से अगर मैं बीटा की वैल्यू देखो तो देखिए यहां से बीटा क्या आता है, बीटा आता है माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। ठीक है, यहां से बीटा आता है माइनस पी वी बाई डेल्टा वी। ठीक है, तो 1 बीटा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई पी वी। ठीक है, माइनस डेल्टा वी बाई पी वी। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ दिया जाएगा तो आपको प्रेशर ही गिवन होगा, ना कि आपको फोर्स और एरिया। राइट, प्रेशर ही गिवन होगा। जबकि एक और चीज होती है कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि रो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, रो। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं रो भी इज इक्वल टू मास हो जाएगा, मास कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करें, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो देखिए क्या आएगा, रो इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी रो इज इक्वल टू डी एम। अब मास तो कांस्टेंट है तो ये चेंज इन मास 0 हो जाएगा। ठीक है, आपने बॉडी को अंदर रखा पानी में, ठीक है ना,
तो जो पहले मास था वही बाद में रहेगा, ठीक है, जब तक आप अभी वेटलेसनेस की बात ना करें, मास की बात कर रहे हैं। वेट अलग होता है, वेटलेसनेस हो जाएगी, बात अलग है। वेट इज व्हाट? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, तो वेटलेसनेस हो जाती है, बट मास नहीं चेंज होता है, राइट। मास भार है, वेट क्या है? मास द्रव्यमान है, वेट क्या है? भार है, ठीक है। तो मास जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो जीरो हो जाता है चेंज इन मास, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अब यहां से देखिए, यहां से क्या आएगा कि dv बाई v, ठीक है ना, माइनस dv बाई v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो अपॉन डी रो। माइनस dv बाई v रो बाई रो, राइट, रो बाई रो, बाकी रो बाई बी रो। तो देखिए, आपको कभी यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है कि माइनस डीवी बाई डी क्या हो जाएगा? देखिए डीवी क्या है? डीवी है चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो डेल्टा वी बाई बी की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ? सिर्फ डी रो बाई रो, ठीक है ना। तो डी रो, अगर यहाँ से एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि माइनस डेल्टा वी बाई बी क्या होगा? ये होगा डेल्टा रो बाई रो, ठीक है ना। चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और ये फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो देखिए माइनस वी बाई डेल्टा वी क्या हो जाएगा? माइनस वी बाई डेल्टा वी आपका हो जाएगा रो बाई डेल्टा। तो सिंपल है कि आपका ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पी रो बाई डेल्टा रो या डी रो, ठीक है। और उसके हिसाब से आपका ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा रो अपॉन पी, ठीक है। तो ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, डेल्टा रो अपॉन पी रो। पी क्या है? प्रेशर है, या यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और डेल्टा रो बाई रो क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, राइट, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। लेकिन अब हम जनरली हम जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड ऐसी चीज है जो सॉलिड वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी जिसकी बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो के जिसका काफी कम होगा, मतलब चेंज इन डेंसिटी या चेंज इन वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है कॉमन है किसके बीच में? ये प्रॉपर्टी कॉमन है हमारी सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है ना। सॉलिड और लिक्विड ये दो ऐसे हैं जिनके पास कंप्रेसिबिलिटी जिनकी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी जिनकी क्या है? लगभग जीरो है, ठीक है ना, बहुत ही कम है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, ठीक है। गैसेस को इसीलिए क्या होता है? सिलेंडर में आपके यहाँ एलपीजी स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके रखा जा सकता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी, ठीक है। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में क्या कॉमन है कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। लिक्विड में आप इस तरीके से, अगर आप बलून में सपोज आप पानी भरें, ठीक है, और फिर उसको अगर दबाने की कोशिश करें तो जनरली क्या होगा? बलून में के अंदर पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, उसके साथ कंप्रेस नहीं होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड और सॉलिड में क्या होता है कि दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन के अगेंस्ट क्या होता है? उनका अपना हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और अगर मैं लिक्विड्स और गैसेस की बात करूं, लिक्विड्स और गैसेस क्या होते हैं? लिक्विड्स और गैसेस में क्या कॉमन होता है? लिक्विड्स और गैसेस में ये कॉमन होता है कि दे कैन नॉट स्टैंड शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते किसको? शियर स्ट्रेस को।
अगर आप लिक्विड पानी की बूंद मान लीजिए कहीं पड़ी है, अब अगर आप उसको ऐसे करके, ठीक है ना, फोर्स लगाइए, उसके ऊपरी सतह पर ऐसे फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, वो बहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, इट विल स्टार्ट फ्लो, इट विल स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है ना। तो इनकी अवधि क्या है, तो ऐसा फ्लो क्यों करने लगते हैं, बेसिकली फ्लो इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि ये शेयर स्ट्रेस को सस्टेन नहीं कर सकते हैं लिक्विड्स, ठीक है ना। सेम गैसेस के साथ भी है, गैसेस के साथ तो गैसेस कंप्रेशन हो, ठीक है, गैसेस कंप्रेशन के अगेंस्ट भी बहुत कम रेजिस्टेंस देती हैं और शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट तो नेग्लिजिबल, ठीक है ना। अगर आप लिक्विड या गैस में शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट इनका कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, ठीक है ना। और ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस कैसे अप्लाई करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, और जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स पैरेलल टू द सरफेस लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए गैसेस और सॉलिड्स को हम लोग, गैसेस और लिक्विड्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गैसेस और लिक्विड्स को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, ठीक है। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड वो है जो कि फ्लो कर सकता है, विच कैन फ्लो, ठीक है। तो गैसेस और लिक्विड्स को फ्लूइड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस के अगर उन पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। और दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड, इसलिए इनको फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें बाकी है पॉइजन्स रेशियो। Poisson's ratio, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, देखिए अगर मैं सपोज हमारे पास तो ये बार है, और इस पर मैं दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। ये लेंथ हमारी क्या है, L1 है, ये हमारी L2 है, और ये हमारी L3, ठीक है। L1 L2 L3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप जब इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं तो यहां पर एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वहां पर भी जनरेट होगा, कंप्रेसिव होगा, ठीक है। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो आएगा वो क्या आएगा, F/A, ठीक है। जहां पर एरिया हम कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है, F/A आएगा। और देखिए अगर ये डेल्टा L1 आगे चला जा रहा है, ठीक है ना, मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ आ रहा है वो क्या है, डेल्टा L1 आगे की तरफ, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो डेल्टा L1 होगा, ठीक है। और इनके बीच में आप जानते हैं रिलेशन क्या होगा, F/A इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1। लेकिन अब देखिए जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगी लेकिन टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है,
वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो बाकी कुछ डिक्रीज भी होगा, तो जो डिक्रीज होगा वो क्या है, विड्थ और हाइट, ये दोनों डिक्रीज हो सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम टोटल कांस्टेंट रहना है, वॉल्यूम टोटल कांस्टेंट रहना और अगर लेंथ बढ़ रही है तो बाकी दोनों डायमेंशंस में डिक्रीज होना चाहिए, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन, तो देखिए जो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया तो बाकी डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे, लेटरल डायरेक्शन। ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएंगी दोनों साइड, दोनों एक्सिस पे, ठीक है ना, वो क्या होगा, लेटरल डायरेक्शन। तो हम ये क्लियर होता है कि ये जो लेटरल स्ट्रेन होगा इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा किसके साथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ, क्योंकि लेटरल में तो हम लोग कुछ फोर्स लगा नहीं रहे। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेकिन कब तक, जब तक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कम है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जब तक वेरी स्मॉल, ठीक है ना, तब तक क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करेगी। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आपने खींच दिया तो फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो फॉर स्मॉल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है। और जब आप यहां से, अब लेटरल स्ट्रेन होगा क्या, लेटरल स्ट्रेन होगा डेल्टा L2 अपॉन L2, जो कि किसके इक्वल होगा, डेल्टा L3 अपॉन L3 के भी। ठीक है, दोनों ही साइड, मतलब दोनों ही लेटरल डायरेक्शन जो है उनमें जो चेंज आएगा, जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो इक्वल होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभी सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉइजन रेशियो को, तो पॉइजन्स रेशियो आपका आएगा म्यू इंटू डेल्टा L1 बाई L1। ठीक है, म्यू इंटू डेल्टा L1 बाई L1, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही जो आता है यही होता है आपका क्या, पॉइजन्स रेशियो। याद रखना है कि पॉइजन्स रेशियो इज लेस देन 1, तो ये किस साइड होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साइड होगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन कम ही आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की साइड होगा, ये याद रखना है, पॉइजन्स रेशियो, राइट। डबल एस, पॉइजन्स रेशियो। अच्छा, अब आपको ये क्लियर है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर पॉजिटिव है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव कब होगा, जब लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब लेंथ इंक्रीज होगी तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव है, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेटरल डायमेंशंस जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, लेटरल डायमेंशंस हमारे क्या होंगे, कम होने लगेंगे, तो लेटरल डायमेंशंस नेगेटिव, ये चेंज जो होगा ये नेगेटिव होगा, इसके लिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट कर रहा हूँ। देखिए अगर कंप्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगा वो कंप्रेसिव होगा, तो डेल्टा L नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कंप्रेस होगी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कम होगा। ठीक है, और उस केस में ये क्या होंगे, ये बढ़ेंगे, लेटरल डायमेंशन उस केस में क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो एक तरह से मैं देखूं कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में ऑपोजिट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो दिस, फॉर दिस मैंने ये नेगेटिव साइन कर दिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन है आपका, uniform bar of
लेंथ L, a uniform bar of length L and cross sectional area A and cross sectional area A is subjected to a tensile load F, is subjected to a tensile load F. If Y be the Young's modulus of the material, if Y be the Young's modulus of material, modulus of material of the bar and sigma be the Poisson's ratio, and हम सिग्मा की जगह म्यू ले रहे हैं, म्यू बी द Poisson's ratio. Mu be the Poisson's ratio, right? Then determine the volumetric strain. तो हमसे पूछा गया है volumetric strain. Then determine the volumetric strain. एक यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, ठीक है, लेंथ दी गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड F, Y यंग्स मॉड्यूलस है मटेरियल का, पॉइजन्स रेशियो म्यू दिया गया है, ठीक है, ये म्यू हमको दिया गया है, पॉइजन्स रेशियो पूछ रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, डेल्टा V बाई V। तो चेंज इन वॉल्यूम, अगर हमारे पास कोई बार है, ठीक है, तो बार के दो बार कोई इसके 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और अगर मान लीजिए ये सर्कुलर है मतलब सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल बार है, ठीक है, तो या रॉड है कह सकते हैं, तो इसके क्या होंगे, एक तो आपका हो जाएगा क्या, लेंथ तो सेम लेंथ रहेगी, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस या डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। पर डायमीटर भी देखिए एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसमें भी, उस केस में भी हमारा क्या होगा, एक तरह से 2 डायमेंशन मतलब वर्टिकल डायमीटर और हॉरिजॉन्टल डायमीटर दोनों में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको बाहर दिया गया है, तो हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कैसा है, रेक्टेंगल होगा आयत के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लॉन्गिट्यूडिनल क्योंकि लेंथ हमारा L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। तो टेंसाइल लोड लग रहा है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाई L, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, W से डिनोट कर दे रहा हूं, और ये मान ले रहा हूं हाइट है, H से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। फोर्स इस पे कैसा है, टेंसाइल फोर्स है, तो ये टेंसाइल फोर्स हो गया, टेंसाइल मतलब खींच रहा है फोर्स, ठीक है ना, कंप्रेसिव मतलब दबा रहा है फोर्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इस समय कैसा होगा, टेंसाइल
ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन हो, ठीक है। तो ये हमारा एप्सिलॉन आ गया डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब बताइए लेकिन आपसे पूछ रहा है डेल्टा वी बाई वी, तो वी होगा क्या, वी होगा आपका एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है, एल इंटू डब्ल्यू इंटू एच। तो आप यहां से ये समझिए कि डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या होगा, यहां से चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखिए चेंज इन वॉल्यूम होगा डब्ल्यू एच डेल्टा एल, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डीवी इज इक्वल टू एक बार डीएल हो जाएगा और डब्ल्यू इंटू एच ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस फिर एल इंटू एच ऐसा ही रहेगा और क्या हो जाएगा ये डी डब्ल्यू, फिर एल इंटू डब्ल्यू ऐसा ही रहेगा और ये क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएट, डीएच का, ठीक है। अब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डीटी बाई वी, ठीक है। डीवी और डेल्टा वी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज को हम डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग चेंज को डेल्टा वी से, तो सेम एक्सप्रेशन उसका भी आएगा अगर डेल्टा के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो डीवी बाई वी क्या हो जाएगा, देखिए डीवी बाई वी हो जाएगा, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये पूरे को मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब वॉल्यूम हमारा है क्या, वॉल्यूम है हमारा एल इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो एल डब्ल्यू एच, पूरे को एल डब्ल्यू एच से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच डी एल, ठीक है, प्लस एल एच डी डब्ल्यू, एल डब्ल्यू डी एच, ठीक है। अब देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबके पास, तो देखिए ये क्या होगा, इसके नीचे आएगा एल डब्ल्यू एच सब, ठीक है, हमने कुछ नहीं, बस इसको सब डिनोमिनेटर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो एल डब्ल्यू एच, यहां पर भी एल डब्ल्यू एच और यहां पर भी क्या हो जाएगा, एल डब्ल्यू एच, ठीक है। यहां से देखिए डब्ल्यू एच कैंसिल, एल एच कैंसिल, एल डब्ल्यू कैंसिल, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर है कि हमारा जो डीवी बाई वी आया, फ्रैक्शनल चेंज इन जो वॉल्यूम आया वो आया क्या, डी एल अपॉन एल प्लस डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस डी एच बाई एच, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शनल, तो देखिए ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये क्या है लेटरल, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये क्या है लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए हम लेटरल स्ट्रेन जानते हैं, लेटरल स्ट्रेन हमारा आएगा क्या, लेटरल स्ट्रेन हमारा आएगा, क्योंकि पॉइजन रेशियो दे रखा है म्यू, तो लेटरल स्ट्रेन हमारा जो होगा डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वो किसके इक्वल होगा, दूसरी डायरेक्शन में जो लेटरल स्ट्रेन है डी एच बाई एच, है ना, और ये किसके बराबर हो जाता है, माइनस म्यू इंटू डी एल बाई एल, ठीक है। तो अब मैं डिफरेंशियल वैल्यूज की जगह पुट कर दे रहा हूं डेल्टा, ठीक है, क्योंकि वो भी चेंज ही रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वैल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डेल्टा एच बाई एच इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल होगा, ठीक है ना। डी एच और डेल्टा एच में क्या डिफरेंस है, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल वैल्यू को, स्मॉल चेंजेस को, डिफरेंशियल चेंजेस को, और डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बिग चेंजेस को, ठीक है। तो सेम रिलेशन फॉलो करेगा वो भी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, लेकिन डेल्टा एल बाई एल होगा क्या, तो देखिए डेल्टा एल बाई एल यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल हमारा होगा, बिकॉज हमको दे रखा है फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन सॉरी स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस इंटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एफ वाई बाई ए होगा, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन होता है ना, हुक्स लॉ। तो ये देखिए एफ बाई ए आपका स्ट्रेस हो गया इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया आपका किसके बराबर, स्ट्रेन के बराबर, ठीक है। तो डेल्टा एल की जगह आप बस आपको क्या पुट करना है, एफ वाई बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एफ वाई बाई ए। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका आता है, स्ट्रेस आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इक्वल टू लगा दें तो ये क्या आता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस के हिसाब से अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। जैसा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन होगा तो ये रिजिडिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एफ वाई बाई ए ना होके ये क्या हो जाएगा, ये होगा एफ बाई ए बाई, राइट। फोर्स आपका एफ लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, दिया हुआ है, लेंथ एल दी गई, ठीक है। वाई आपका यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है। तो सब कुछ दिया हुआ है, तो ये एफ बाई ए बाई हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जो लेटरल स्ट्रेन हमारा है, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई ए माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई ए माइनस म्यू इंटू एफ अपॉन ए बाई, ठीक है। बस ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, तो देखिए डेल्टा बी बाई बी क्या आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी आपका आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, जो कि क्या है एफ अपॉन ए बाई, ठीक है। और ये क्या है माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई ए, तो माइनस म्यू इंटू एफ अपॉन ए बाई, और ये भी माइनस म्यू इंटू एफ अपॉन ए बाई, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये माइनस टू म्यू हो जाएगा, राइट। तो माइनस टू म्यू इंटू एफ अपॉन ए बाई हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस टू म्यू इंटू एफ अपॉन ए बाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आ गया है, डेल्टा बी बाई बी जो आपका होगा वो आएगा एफ अपॉन ए बाई 1 माइनस 2 म्यू, एफ अपॉन ए बाई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है। अगर अब सपोज इसमें अगर रॉड दिया होता, ठीक है, या रॉड होता मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता, तो देखिए जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता, ठीक है, अगर इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता तो देखिए जो डेल्टा एल बाई एल आता है वो तो ठीक है, लेकिन लेटरल डायमेंशंस में क्या चेंज आता, तो लेटरल डायमेंशन यहाँ पर देखिए दो, एक तो इस तरफ चेंज होते हैं और एक इस तरफ चेंज होता है, ठीक है। तो रेडियस या डायमीटर डिक्रीज होती, एक तो हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल लेटरल डायरेक्शन में भी डिक्रीज होती और वर्टिकल लेटरल डायरेक्शन में भी डिक्रीज होती, राइट। तो यहाँ पर जो डेल्टा बी आता, डेल्टा बी बाई बी, वो क्या होता, डेल्टा बी बाई बी होता डेल्टा एल अपॉन एल माइनस 2 म्यू या फिर माइनस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, या आप डेल्टा टाइम डी अपॉन डी, यहाँ पे आर या आर क्या है, रेडियस, तो डेल्टा डी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ये आएगा इसी फॉर्मूले से। देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता V होता पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, V क्या होता पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब अगर आप dV करते डिफरेंशियल वॉल्यूम, तो ये क्या आता पाई आर स्क्वायर dH प्लस H इंटू 2 पाई आर dr, ठीक है, H इंटू 2 पाई आर dr। अब dV बाई बी क्या होता, dV बाई बी ये क्या होता पाई आर स्क्वायर डी एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एच डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और पाई आर और पाई और एक आर भी चला जाएगा और ये एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या आएगा डी एच बाई एच, एच क्या होता है इस केस में, एक्चुअली मैंने जो एच लिया है वो क्या होता है हाइट होता है सिलेंडर का ना, तो यहाँ पर वही चीज एल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वही चीज क्या है एल, ठीक है, एच मैंने एच लिख दिया था वॉल्यूम में, एच क्या होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पर हाइट क्या है वही लेंथ है, ठीक है। तो ये डी एल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ये आपका क्या आएगा dl अपॉन एल, और ये क्या आ जाएगा ये r भी कैंसिल हो गया था एक r से, तो ये आएगा आपका 2dr बाई r, तो इस केस में dv क्या आ जाएगा 2dr बाई r, ठीक है। यहाँ माइनस साइन मैंने लगा दिया था क्योंकि ये एज्यूम करके, लेकिन माइनस साइन बाद में आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि डी आर बाई आर होगा क्या, डी आर बाई आर आपका होगा माइनस म्यू, लेटरल है ना, लेटरल स्ट्रेन, तो माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डी एल बाई एल, ठीक है। तो अगर आपका ये एरिया कैसा है सर्कुलर है, तब भी आपका क्या आएगा सेम आंसर आएगा, क्योंकि dv बाई बी क्या होगा वो dl बाई एल प्लस 2 dr बाई आर होगा। अब dr बाई आर इज इक्वल टू आप माइनस म्यू इंटू dl बाई एल लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 म्यू इंटू dl बाई एल, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी आ रहा है, ये dl बाई एल है क्या f अपॉन ए बाई है, तो f अपॉन ए बाई माइनस 2 म्यू इंटू f अपॉन ए बाई, तो सेम आंसर आएगा उस केस में भी, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं कि अब अगर आपके पास यूनिफॉर्म रॉड या बार कुछ भी दिया है और यूनिफॉर्म रॉड है, उसका वेट W है, ठीक है, तो उसमें ड्यू टू इट्स वेट अगर उसको हैंग कर दिया जाए तो अपने वेट की वजह से उसमें क्या लेंथ में कुछ चेंज आएगा, कितना आएगा, राइट। जो इलोंगेशन होगा रॉड का वो कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A क्रॉस सेक्शनल एरिया A
weight W is hanging from a fixed support, is hanging from a fixed support, ठीक है। Young's modulus is given by Young's modulus आपको दिया गया है y। Neglect the lateral contraction, find the elongation of the rod. Neglect the lateral contraction, find the elongation of the rod. ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक रॉड को छत से लटका दिया गया है, ठीक है। एक रॉड को छत से लटका दिया गया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ए दिया गया है, लेंथ एल है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका वेट डब्ल्यू लग रहा होगा नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट डब्ल्यू लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो कह रहा है कुछ ना कुछ इसमें इलॉन्गेशन होगा, ठीक है, जो कि जनरली हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट यहाँ कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो वो इलॉन्गेशन निकालने के लिए बोल रहा है, और बाकी आपको सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेट डब्ल्यू, यंग्स मॉडुलस सब कुछ दिया है। लेटरल कॉन्ट्रैक्शन को हमें नेग्लेक्ट करना है, दिया गया है, ठीक है। तो इलॉन्गेशन ऑफ द रॉड, तो एक तरह से आपसे क्या बोल रहा है, डेल्टा एल बोल रहा है, कुछ ना कुछ ये डेल्टा एल है ना, इलॉन्गेशन होगा अंडर इट्स ओन वेट। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपने अभी तक जनरली क्या देखा है, हमने अभी तक जनरली ये देखा है कि अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं, कांस्टेंट फोर्स इसके, अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं इसके एंड पे, है ना, रॉड के इस एंड पे अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं, तो ये जो है हम सिंपली लिख सकते हैं कि डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा एफ बाई ए बाई, है ना, डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा एफ बाई ए बाई, और डेल्टा एल क्या हो जाएगा एफ बाई ए बाई इंटू एल, ठीक है। बट यहां पर फोर्स पूरी रॉड पे सिर्फ एक पॉइंट पे लग रहा है, वो भी इस एंड पे। अब आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि अगर ये फोर्स यहां ना लग के यहां लग रहा होता, कुछ इस पोर्शन पे लग रहा होता रॉड की, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर वाला पार्ट यही इलॉन्गेट होगा। ये फोर्स जो एफ आप इस एंड पे लगा रहे थे, वो अब इस एंड पे ना लगा के, सपोज ये रॉड अगर यूं लटकी हुई है, तो आप यहां पर, यहां से ना खींच के इसको यहां से अगर खींचना है, ठीक है, तो देखिए नीचे वाले पोर्शन में कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा, कोई स्ट्रेन भी नहीं आएगा, और कोई इलॉन्गेशन भी नहीं होगा। इसी वजह से नीचे वाले पोर्शन का, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके नीचे वाले पोर्शन पे ना कोई स्ट्रेस आएगा ना कोई स्ट्रेन आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस में तो वो मॉलिक्यूल्स हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहां जनरेट होगा, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को अपोज करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो, ठीक है। तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा और यहीं पर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, और इसीलिए यहां पर ही क्या होगा, स्ट्रेन भी आएगा। तो यहीं पर इतने ऊपर वाले पोर्शन में ही जो चेंज होगा लेंथ में वो होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वेट की बात करें तो यूनिफॉर्म रॉड है, तो वेट अगर हम क्या मान लेंगे, वेट हमारा यूनिफॉर्मली, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो अकॉर्डिंगली वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक चीज ये भी है कि अगर आप देखिए ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर कि, अच्छा पहले तो इस एग्जांपल से हमने ये समझा है कि जहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जहां पर फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वाले ही पोर्शन पे स्ट्रेन आएगा, ठीक है। और तो
तो अगर आप देखिए नीचे फोर्स की लोकेशन आप चेंज करते जाएंगे तो उतना पार्ट इंक्लूड होता जाएगा आपके स्ट्रेस वाले पोर्शन में के लिए, ठीक है, उतना पार्ट इंक्लूड होता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर वेट क्या है, वेट कोई एक पॉइंट से हम एज्यूम करते हैं कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा है, लेकिन वेट कोई एक पॉइंट पे तो लगता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे हर एक पार्टिकल को देखो, सपोज हम किसी एलिमेंट को देखें, इस एलिमेंट को देखें, इस एलिमेंट को क्या होगा, इस एलिमेंट में इलोंगेशन होगा, इस एलिमेंट में इलोंगेशन होगा, लेकिन किस वेट की वजह से होगा, देखिए इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स जो हैं, इसके ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं, इस रॉड के जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर वाले, इस एलिमेंट के ऊपर वाले, उनका वेट तो देखिए इस पे लग नहीं रहा होगा, उनका वेट तो अपना जो है इस तरीके से लग रहा है, उनका वेट तो इसको इलोंगेट करेगा नहीं, इस एलिमेंट को। इस एलिमेंट को इलोंगेट करने वाला वेट कौन सा है, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाले जितने पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से ये वाला जो एलिमेंट है उसमें इलोंगेशन होगा, उसकी लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होता जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि जिनका वेट उस एलिमेंट की लेंथ को इलोंगेट करने में कुछ सहायक बनेगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे ये एलिमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना, जो ये F है वो वेरी कर रहा है। तो यहां पर हम डायरेक्टली वेट W यहां पर लिख के हम ये नहीं कह सकते कि टोटल इलोंगेशन ये होगा, क्यों, क्योंकि हर एक पोर्शन का इलोंगेशन एक अलग फोर्स कर रहा है, ठीक है ना, हर एक पोर्शन का इलोंगेशन, इस रॉड के हर एक पोर्शन का इलोंगेशन एक अलग फोर्स कर रहा है। अलग फोर्स कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो है उन पार्टिकल्स का वेट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उस एलिमेंट के इलोंगेशन में, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम वही अपनी कैलकुलस वाले मेथड पे जाएंगे, ठीक है, कैलकुलस वाले मेथड पे जाएंगे और कैलकुलस वाले मेथड पे जाके हम क्या करेंगे, कैलकुलस वाले मेथड में समझिए हर एक पार्टिकल का इलोंगेशन हम निकाल लेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। और अगर सारे पार्टिकल का इलोंगेशन आ गया है ऊपर से नीचे तक, तो उनका सबका एडिशन क्या होगा, वो होगा इस टोटल रॉड का इलोंगेशन अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, अलग अलग पार्टिकल्स नहीं रखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समेशन के लिए सिग्मा का यूज नहीं करेंगे, एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होगा हमारा, एडिशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज हमने क्या करा है, ये टोटल लेंथ L है, ठीक है, और ये पॉइंट से हमने x दूरी पे एक dx एलिमेंट काट लिया है। अब ये जो dx एलिमेंट है, ठीक है, इस dx एलिमेंट पे अगर मैं देखूं तो देखिए कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ये dx एलिमेंट पे कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो कौन सा फोर्स होगा, जो ये सारे पार्टिकल्स के वेट की वजह से आएगा, जो इस dx एलिमेंट के नीचे के पार्टिकल्स हैं इस रॉड के, उनके वेट की वजह से आएगा, ठीक है। तो अब उनका वेट समझ, अच्छा इस फोर्स, ये फोर्स होगा कैसा, एलिमेंट पे ये टेंशन क्रिएट कर रहा होगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया T, ठीक है। एलिमेंट में ये जो एलिमेंट मैंने अलग से काटा है, इसमें ये कैसा फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, टेंशन फोर्स, तो इसको मैंने नाम दे दिया T। अब ये T पहले कैलकुलेट करना है कि क्या है, ठीक है, इस T को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये टेंशन फोर्स है क्या, मैंने बताया ये टेंशन फोर्स है, ये जो नीचे के पार्टिकल्स हैं इनके सारे का वेट, मतलब इनका सबका वेट ऐड कर दो, तो वो देखिए क्या होगा, बेसिकली अब यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है, तो L लेंथ का वेट आपका W है, L लेंथ का वेट, पूरी रॉड का वेट W है, तो ये कितनी लेंथ है, ये है L माइनस एक्स, ये है L माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका वेट कितना होगा, ठीक है, तो टेंशन T जो होगा वो यही वेट होगा L माइनस एक्स लेंथ का, है ना,
L माइनस एक्स लेंथ की रॉड का जो वेट होगा वही टेंशन T होगा, ठीक है ना। तो टेंशन T आपका क्या हो गया, W बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। कैपिटल L दिया गया है, ठीक है। तो W बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये आपका आ गया T टेंशन। अब देखिए जब तक मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो इस एलिमेंट पे तो ये टेंशन फोर्स कांस्टेंट है और इस एलिमेंट पे इसी टेंशन की वजह से इलॉन्गेशन होगा। तो मैं इलॉन्गेशन ऑफ द एलिमेंट लिख रहा हूं अभी। तो इलॉन्गेशन ऑफ एलिमेंट वो कितना होगा, इलॉन्गेशन ऑफ एलिमेंट आपका होगा T, है ना। इलॉन्गेशन ऑफ एलिमेंट क्या होगा, T dx अपॉन a बाई f बाई a इज इक्वल टू क्या होता है y इंटू डेल्टा एल बाई एल, है ना। तो डेल्टा एल क्या आता है, डेल्टा एल आता है f इंटू एल अपॉन a इंटू वाई, ठीक है। f इंटू एल अपॉन a इंटू वाई आता है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट का इलॉन्गेशन देख रहे हैं तो एलिमेंट की लेंथ कितनी है, एलिमेंट की लेंथ कितनी है, वो तो dx है ना, dx एलिमेंट का है, ठीक है। और उस पे लगने वाला F फोर्स कितना है, T है, तो वो T हमने यहाँ लिख दिया है। और देखिए इस ये एलिमेंट सेम मटेरियल का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका सेम ही होगा, ठीक है। तो वो हमने ए वाई यहाँ पर ऐसे यूज कर लिया। तो ये आपका इलॉन्गेशन ऑफ एलिमेंट आ गया। अब T की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, T की वैल्यू हमने निकाली हुई है। ये देखिए यूनिटरी मेथड से आया है, या फिर आप सिंपली समझ सकते हैं ये क्या है, ये है लीनियर वेट डेंसिटी, ठीक है ना। W बाई एल क्या है, लीनियर वेट डेंसिटी, ठीक है। तो W बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। बाकी ये dx अपॉन a y ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इलॉन्गेशन इसका आ गया है इस एलिमेंट का। तो सिंपल है कि पूरी रॉड का इलॉन्गेशन क्या होगा, पूरी रॉड का इलॉन्गेशन हमारा होगा, पूरी रॉड का इलॉन्गेशन क्या होगा, इलॉन्गेशन ऑफ रॉड डेल्टा एल, इलॉन्गेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स ओन वेट, ये क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, W इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल ए वाई dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या लगेंगी, तो देखिए ये ओरिजिन आपने कहां से x माना है, x यहां से माना है, तो लिमिट्स के लिए आपको कुछ ऐसा लगाना है कि सारे पार्टिकल्स इंक्लूड हो जाएं। तो 0 टू l, ठीक है। तो लिमिट्स हमारी आएगी 0 से l तक। और W अपॉन एल ए वाई ये कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। W अपॉन एल ए वाई ये कांस्टेंट आ गई, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और ये इंटीग्रेशन होगा 0 से L माइनस एक्स dx। ये इंटीग्रेशन मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इलॉन्गेशन आएगा डेल्टा एल, ये आपका आ जाएगा, डेल्टा एल आपका आ जाएगा डेल्टा एल आपका आ जाएगा W अपॉन एल ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ L माइनस एक्स, ठीक है। तो L माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से L, ठीक है। LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये देखिए अब आप जब लिमिट्स पुट करेंगे तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा L स्क्वायर और ये भी हो जाएगा क्या L स्क्वायर, और 0 होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है।
तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है W इंटू एल स्क्वायर बाई एल ए वाई इंटू 1/2, एल स्क्वायर बाई 2 आएगा ना। अब ये क्या कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये देखिए क्या आया, W L अपॉन 2a, ठीक है। WL बाई ए वाई ना हो गया, अब इलॉन्गेशन क्या आ रहा है, WL बाई 2a वाई, राइट। दिस इज योर आंसर। अगर आप सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं एफ एल अपॉन ए वाई, तो देखिए एफ की जगह आप डब्ल्यू यूज करते तो आप गलत हो जाते, डब्ल्यू एल बाई ए वाई। तो डब्ल्यू एल बाई ए वाई ना आके क्या आ रहा है, डब्ल्यू एल बाई 2a बाई, राइट। तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर ओवर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। सो थैंक यू वेरी मच।